हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर। उससे पहले आपको पता होगा मार्च, अप्रैल, मई, जून ये 4 मंथ के मंथली एग्रीकल्चर करेंट अफेयर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। आज हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर करेंट अफेयर ऑफ जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे आज हम इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। इस सेशन में हम ओवरव्यू देखेंगे, जितने भी जुलाई मंथ के एग्रीकल्चर करेंट अफेयर हैं उनका ओवरव्यू लेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने डे बाई डे की वीडियोस बनाई हुई हैं एग्रीकल्चर करेंट अफेयर की, वहाँ जाके ईजिली आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक लॉन्चेस ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। तो HDFC बैंक ने जुलाई मंथ में ई किसान धन ऐप लॉन्च की थी। जान लेते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ई किसान धन ऐप विल प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे मंडी प्राइस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। लेटेस्ट फार्मिंग न्यूज़ इस ऐप के जरिए फार्मर्स को मिलेंगी। वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में जानकारी होगी। सीड वैरायटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। SMS एडवाइजरी, ओपनिंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं फार्मर। और सबसे इम्पोर्टेंट KCC लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक कर सकते हैं, कितना लोन उनको मिल जाएगा उनके पास जितने भी एसेट हैं उसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उसके बारे में भी अवेयर किया जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट स्कीम से, जो इनिशिएटिव लिया था HDFC बैंक ने अपने फार्मर्स के लिए, इंडिया के फार्मर्स के लिए, ठीक है। सेकंड है यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर फ्लैग्स ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विस फॉर लोकस कंट्रोल। तो लोकस कंट्रोल के लिए हमारे एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने हेलीकॉप्टर सर्विसेज को हरी झंडी दी थी। तो जान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मॉडल हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे बात करेंगे बेल, ठीक है। एक बेल हेलीकॉप्टर था जिसका मॉडल था बेल 206B3, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 लीटर की है। एक बार में 25 से 50 हेक्टेयर कवर कर सकता है एरिया। और एक और इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर सर्विस लॉन्च की थी एयरफोर्स इंडिया ने, जिसका नाम था MI-17, ठीक है। जो मॉडल नंबर है वो आपका है MI-17, जो एयरफोर्स इंडिया ने लॉन्च किया था। इतना आपको पता रखना है क्योंकि ये लोकस कंट्रोल पे है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्कीम बलराम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने बलराम स्कीम लॉन्च की। कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। यहाँ पे जो स्कीम का बजट है वो है 1040 करोड़, ठीक है। 140 करोड़ रुपए बजट रखा गया इस स्कीम का, जिससे जो लैंडलेस फार्मर है, ठीक है, 7 लाख फार्मर्स ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं उड़ीसा के अंदर, उनको यहाँ पर 1040 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। इतना आपको पता रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट, बैंक सेक्शन अबाउट 90,000 करोड़ कंसेशनल क्रेडिट टू 1.1 करोड़ KCC होल्डर। तो यहाँ पे RBI ने, ठीक है, 90,000 करोड़ रुपए कंसेशनल क्रेडिट दिया गया 1.1 करोड़ KCC होल्डर्स के लिए। अब यहाँ पे जान लेते हैं टारगेट क्या है। तो टारगेट है कि 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 करोड़ KCC बनाए जाएंगे, जिसके लिए 2 लाख करोड़, ठीक है, खर्च किए जाएंगे। 2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा KCC के अंदर। ये पार्ट है आपका 20 लाख का जो स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया था कोविड-19 के दौरान, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कोविड-19 में 2 फंड भी अलॉट किए गए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है AI और F। AIF का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये क्या करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, जो लॉसेज हैं उसको कम करेगा। और एक दूसरा भी इम्पोर्टेंट फंड एलोकेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम था एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके लिए 15,000 करोड़, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे इस इम्पोर्टेंट फंड के लिए। ये एनिमल हस्बेंड्री और यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और डिसीज़ को कम करने के लिए ये फंड एलोकेट किया गया है। इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट स्कीम से। आगे बात कर लेते हैं। गुड न्यूज़, गॉट फार्मर्स न्यू ऑनलाइन मार्केट प्लेस टू सेल गॉट। तो जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के टाइम पे
जब सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी हो गया था, तो एएमयू के एलुमनाई, ठीक है, कौन थे, एएमयू के एलुमनाई थे, 5 एलुमनाई, उन्होंने इस इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था जहाँ पे फार्मर्स अपनी गोट को ऑनलाइन सेल कर पाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे, इसके डिज़ाइनर थे खालिद राजा, ठीक है, और यहाँ पे इजीली अपने एनिमल्स को लॉकडाउन के दौरान सेल कर पाएंगे। लोगों को केवल उसकी फ़ोटो उस प्लेटफॉर्म पे भेजनी थी, उसका प्राइस वहाँ पे दिखाना था, उसके बाद वो जब वो ख़रीदा जाता था तो वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता था। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि कोविड-19 में आपको बताया कि जो लोकल एनिमल मार्केट थी वो बंद थी, ठीक है, एनिमल्स को कहीं भी लाना ले जाना सब मना था। उस टाइम पर एक तरीके से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, जो कि 5 एलुमनाई ने, जो कि एएमयू से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, ठीक है। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सीक्स जीआई टैग फॉर एमपीज बासमती राइस। तो एमपी का जो बासमती राइस है, जो कि काफ़ी एरिया में होता है और इंडिया से इसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे एमपी के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले थे और उनकी उम्मीद थी कि यहाँ पे एमपी के बासमती राइस को जीआई टैग प्रोवाइड किया जाए। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे एमपी के लगभग 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये बासमती राइस का प्रोडक्शन होता है, और वहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट से लगभग 80,000 फार्मर्स हैं जो इस बासमती राइस को प्रोड्यूस करते हैं। और केवल एमपी से 3,000 करोड़ का जो बासमती राइस है वो एक्सपोर्ट होता है सभी कंट्रीज़ में, ठीक है। इसीलिए वो चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि एमपी के राइस को जीआई टैग प्रदान किया जाए, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, कैबिनेट अप्रूव सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यहाँ पे जैसा कि बात कर रहे थे हम एआईएफ, ठीक है, एआईएफ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज था जो मैंने आपको बताया है, और इसका उद्देश्य क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बात करेंगे, केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बिगिंस ऑनलाइन सेल ऑफ खादी फेस मास्क। तो यहाँ पे कोविड-19 के दौरान जब मास्क की कमी आ गई थी, ठीक है, तब केवीआईसी ने ऑनलाइन सेलिंग की थी खादी फेस मास्क की। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए केवीआईसी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो वो है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। जो आपका कॉटन मास्क था उसका जो प्राइस था वो था 30 रुपये, ठीक है, 30 रुपीज़ का था कॉटन प्राइस, और सिल्क प्राइस आपका था 100 रुपीज़ का, ये आपको याद रखना है। और कम से कम आपको 50 रुपये का मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आपकी होम डिलीवरी घर पे कर दी जाएगी। ये केवीआईसी के स्टेटमेंट में कहा गया था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे, GADVASU सेलिब्रेट नेशनल फिश फार्मर्स डे एश्योर कंटिन्यू सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर। तो यहाँ पे बात हो रही है गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पंजाब के बारे में। इसका उद्देश्य था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है RCFL राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड come out with a new product hand cleansing isopropyl alcohol IPA बेस्ड जेल। तो जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के दौरान जो सैनिटाइज़र की स्कासिटी आ गई थी, कमी आ गई थी, उसी दौरान RCFL ने एक आइसोप्रोपाइल एल्कोहल IPA बेस्ड जेल मतलब हैंड सैनिटाइज़र लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसके रेट की बात आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इसका नाम क्या था, तो इस जेल का नाम था RCF, ठीक है, RCF सेफ्रोला, काफ़ी प्यारा नाम है, RCF सेफ्रोला इसका नाम था। इसकी बात करेंगे तो 2 बोतल इन्होंने प्रोवाइड की थी, एक थी 100 ml की, एक थी 50 ml की। 100 ml की 50 रुपये की थी, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका 50 ml की थी वो 25 रुपये की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके जो CMD हैं प्रेजेंट में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के, वो हैं SC मुंडगेरीकर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यू ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज। तो यहाँ पे 10,000 FPO बनाए जाएंगे, जैसा कि आपको पता है, कई वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। तो इसका जो टारगेट है 10,000 FPO बनाने का वो है 2023-24, ठीक है, 2023-24 तक इन इम्पोर्टेंट FPO का निर्माण करना है, और यहाँ पर 5 साल तक लगातार इनको टेक्निकल सपोर्ट
और यहाँ पे साइंटिफिक सपोर्ट मिलती रहेगी। और इसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड, ठीक है, अगर हम इसके बात करेंगे, इस इम्पोर्टेंट जो एफपीओ बनाए जाएंगे, इसका कॉस्ट ऑफ प्रपोजल है वो है लगभग यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया था 6,866 करोड़ रुपए में ये 10,000 एफपीओ का निर्माण होगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कितना मनी इन्वेस्ट की जाएगी, तो वो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा 6,866 करोड़। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी श्री गिरिराज सिंह लॉन्चेज द फर्स्ट एडिशन एंड फिशरी एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा। तो यहाँ पर फिशरी और एक्वाकल्चर के लिए न्यूज़लेटर जो कि पहला एडिशन था लॉन्च किया गया, जिसका नाम था मत्स्य संपदा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था, जो पब्लिश हुआ था, ये किया गया था आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। यहाँ पर बात करेंगे, इसका उद्देश्य था डेवलपमेंट फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर। तो फिशरी और एक्वाकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए ही इस इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मत्स्य संपदा के लिए 2,50,000 करोड़, ठीक है, 2,50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है ताकि फिश का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट से 55 लाख जॉब निकलेंगी आने वाले 5 सालों में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 55 लाख जॉब यहाँ पे निकलेंगी आने वाले 5 सालों में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। नाबार्ड क्रेडिट सपोर्ट ऑफ 1,607 करोड़ रुपीज़ टू बंगाल इन कोविड-19 क्राइसिस। तो कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पे नाबार्ड ने क्रेडिट सपोर्ट किया था 1,607 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया नाबार्ड के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले 292 करोड़, ठीक है, 292 करोड़ रुपीज़ माइक्रो इरिगेशन स्कीम को सपोर्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल को नाबार्ड ने दिया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट, आईआईटी खड़गपुर अनाउंसेस ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। तो आईआईटी खड़गपुर ने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसको स्पॉन्सर किया था नाहेब कास्ट ने। ठीक है, मैं देख देता हूँ एक बार, नाहेब, NAHEP, ये नाहेब हो गया और ये आपका कास्ट हो गया। इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। नाहेब मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। आगे बात करेंगे, जो कास्ट है वो क्या है, सेंटर ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने इसको स्पॉन्सर किया था। इसका उद्देश्य था इस कोर्स को लाने का टू एम्पावर ह्यूमन रिसोर्सेज विद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स को एम्पावर करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और एग्रीकल्चर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना, यही इस इम्पोर्टेंट कोर्स का उद्देश्य था, जो कि आईआईटी खड़गपुर में हुआ था। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII टू होल्ड वर्चुअल टी कॉन्क्लेव फ्रॉम September 1। तो यहाँ पे जुलाई मंथ में एक CII ने प्लान किया था कि वो 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर, ठीक है, 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक क्या बनाएगी, एक कॉन्क्लेव होगा जो कि वर्चुअल टी कॉन्क्लेव होगा, जिसको एक तरह से बोल सकते हो ऑर्गेनाइज करेगी CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये पहला ऐसा डिजिटल कॉन्क्लेव होगा जो टी के लिए किया जा रहा है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जीबिशन होगा डिफरेंट वैरायटी ऑफ टी, उसके बाद प्रोडक्ट रिलेटेड टी और बायर सेलर मीट कराया जाएगा। ठीक है, जितने भी बायर सेलर होंगे उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चाएं हुई हैं और यहाँ पे उनकी मीट कराई गई थी, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखा गया कि जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उन पर क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, हरसिमरत कौर बादल एड्रेसेस द डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है, एक सेशन था जिसका नाम था डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन। इसका उद्देश्य क्या था ये जान लेते हैं। सी एम्फेसाइज दैट द इटालियन फूड एंड इक्विपमेंट रिलेटेड कंपनी, तो जो भी इटालियन फूड बनाती हैं ऐसी कंपनी या फिर फूड इक्विपमेंट बनाती हैं ऐसी कंपनी इंडिया की तरफ देख रही थी। वो चाहती थी कि इंडिया की मार्केट में अपने आप को इन्वेस्ट किया जाए और एक्सपेंड किया जाए। तो यहाँ पे जोर दिया गया, उनकी कोशिश थी कि इन कंपनीज़ को भारत में लाया जाए और इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए फूड अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाए। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। आगे बात कर लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेलिब्रेट इट्स 92nd फाउंडेशन डे। तो ICAR ने 16
जुलाई 2020 को अपना 92वां फाउंडेशन डे बनाए। ठीक है, कब? 16 जुलाई को। अब यहाँ पे बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जैसे बात करेंगे, ये कौन सा था? ये 92वां आईसीआर फाउंडेशन डे था। यहाँ पे अब तक आईसीआर के अंडर में 102 आईसीआर इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, 102 आईसीआर इंस्टीट्यूट हैं और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस फाउंडेशन डे के दौरान 160, ठीक है, 160 अवार्ड घोषित किए गए थे, जो कि 20 डिफरेंट कैटेगरीज से थे। अब बात करेंगे बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको मिला, तो वो मिला था जीबी पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड को। ठीक है, उसके बाद लार्ज बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड किसको मिला, तो ये आईसीएआर सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची को मिला। उसके बाद स्मॉल इंस्टीट्यूट अवार्ड किसको मिला, तो वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई को मिला गया। तो ये 3 अवार्ड हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग आईसीएआर फाउंडेशन डे, जो सेलिब्रेट किया गया 16 जुलाई 2020 को। आगे बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड हाइक इन शुगर एमएसपी टू ₹33 पर केजी, आस्क फूड मिनिस्टर टू मूव कैबिनेट नोट। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया था कि शुगर प्राइस में थोड़ा सा हाइक किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए। यहाँ पे एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो शुगर के लिए ₹2 यहाँ पे मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाया गया, जो कर दिया गया ₹33। पहले कितना था? वो आपका था ₹31 पर केजी। यहाँ पे बढ़ाने का उद्देश्य क्या, ये भी जान लेते हैं। टू इंश्योर मिल्क क्लियर टू पेंडिंग केन एरियर्स ऑफ अराउंड 20,000 करोड़। तो जो 20,000 करोड़ का पेंडिंग है फार्मर्स का, वो उन लोगों को चुकाया जाए। अभी इससे होगा क्या? अगर शुगर के प्राइस बढ़ेंगे तो जो मिल हैं, ठीक है, मिल के मालिक हैं, उनको ज़्यादा मनी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी है उसके रेट बढ़ जाएंगे तो उनको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। तो उस रेवेन्यू से वो किसानों का कर्ज उतार पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जिनके हेड कौन है? हमारे प्रेजेंट के होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ₹2 यहाँ पे बढ़ा दिए जाएं। मिनिमम सेलिंग प्राइस मतलब ₹2 बढ़ा के ₹33 पर केजी कर दिया जाए। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स से। आगे बात करेंगे, उससे पहले अगर फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस क्राइटेरिया को फुलफिल जरूर कराना जो कि आज की वीडियो के लिए बनाए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाउ इनेबल्ड इन 20 स्टेट यूनियन टेरेटरी। तो यहाँ पे बात हो रही है, जुलाई तक 20 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरेटरी थे जहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अभी प्रेजेंट बात करेंगे तो 26 स्टेट और यूनियन टेरेटरी ऐसे हैं जो प्रेजेंट में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च कर चुके हैं। हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप ऐसे यूनियन टेरेटरी हैं जिनको शामिल किया गया है। मतलब अब टोटल 26 स्टेट और यूनियन टेरेटरी ऐसे हो गए जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ये जो स्कीम है वो लॉन्च हुई थी जून 2020 में, और यहाँ पे जो टारगेट है वो है मार्च 2021 तक ऑल ओवर द इंडिया इस स्कीम को लॉन्च करने का। इतना आपको पता रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट हैं, लेबर हैं, लोग हैं, कॉमन मैन हैं, वो सभी कहीं भी रह के, ठीक है, उनका होम टाउन कहीं भी हो और वो कहीं भी रह रहे हो, वहाँ से अपना अनाज, अपना राशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड और थंब स्कैनर, सिग्नेचर। इसकी हेल्प से वो इजीली जो अनाज है वो उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, फार्मर्स विल गेट लोन वर्थ ₹7 लाख फॉर 10 एनिमल यूनिट। तो यहाँ पे फार्मर्स को 7 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा 10 एनिमल यूनिट। ठीक है, मतलब 10 एनिमल की एक यूनिट बनाने के लिए 7 लाख रुपए का फार्मर्स को लोन दिया जाएगा। किसके अंडर में? अंडर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसके बारे में अभी मैंने 1 सितंबर को वीडियो बनाया था, उसके बारे में बताया था कि ये स्कीम स्टार्ट हो गई है, इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया लोगों को। अगर इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जिसको हम DEDS बोलते हैं, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जो स्टार्ट हो गई है 1 सितंबर से। ठीक है, 1 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। इसके लिए, ठीक है, अगर बात करेंगे तो 33.33% सब्सिडी मिल रही है। मैक्सिमम जो सब्सिडी है यहाँ पे वो दी जा रही है 33.33। ठीक है, बाकी जनरल सब्सिडी जो है वो 25% है, बाकी महिलाओं SC ST के लिए 33% है, ये आपको याद रखना है। जिसके लिए
7 लाख रुपए लोन दिया जाएगा 10 एनिमल की यूनिट बनाने के लिए। जिस स्कीम का नाम है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे, टाटा स्टील लॉन्चेस एग्रो नेस्ट बाई नेस्ट इन इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट वेयर हाउस फॉर अनियन स्टोरेज। तो अनियन को स्टोर करने के लिए भारत का पहला स्मार्ट वेयर हाउस लॉन्च किया है टाटा स्टील ने, जिसका नाम है एग्रो नेस्ट। जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ये पहला स्मार्ट वेयर हाउस है, ये आपको पता है। इसका उद्देश्य है वेस्ट को कम करना, जो वेस्टेज हो जाता है पोस्ट हार्वेस्टिंग के दौरान, प्रिजर्विंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, उसको ख़त्म करना या फिर कम करना। अभी अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो 40% लॉस हो जाता है अनियन का जब हम उसको स्टोर करते हैं उस कंडीशन में। ये जो आपका एग्रो नेस्ट है वो 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया, ठीक है, 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। किसने किया? टाटा स्टील ने किया, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, ये भी आपको पता होगा। तो इतना आपको पता रखना है। नेक्स्ट है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ई इनॉग्रेट जोरम मेगा फूड पार्क इन मिजोरम। तो प्रेजेंट की यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क को ई इनॉग्रेट किया है, जो कि मिजोरम में बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी इस जोरम फूड पार्क को बनाने में, वो आएगी आपकी 75 करोड़ रुपए, ठीक है। टोटल एरिया है 55 एकड़। 55 एकड़ एरिया में इसको बनाया जाएगा, इतना आपको पता रखना है। इससे लगभग 25,000 फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कितना? 25,000 फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और लगभग 5,000 नई नौकरियां निकलेंगी इस जोरम फूड पार्क के बनने से। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे बात करेंगे, एफएओ लॉन्चेस हैंड इन हैंड जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म टू हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्गर फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्ट कोविड-19। तो पोस्ट कोविड-19 जब फेस आएगा उस टाइम पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज को सपोर्ट करने के लिए एफएओ ने एक जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां पर एक लार्ज अमाउंट में एक सेट ऑफ डेटा प्रोवाइड होगा रिगार्डिंग फूड, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फूड, क्रॉप्स, सॉइल, लैंड, वाटर, क्लाइमेट और फूड सिक्योरिटी। तो कोविड-19 जैसे ही जाएगा उसके बाद उस डेटा को मैनेज करेगा ये इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड कराएगा कि आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ही सतर्क हो जाए। तो इसके लिए एफएओ ने इस जियो स्पेशल डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है जुलाई मंथ में, ठीक है। आगे बात करेंगे, फार्मर स्टेज ट्रैक्टर प्रोटेस्ट इन पंजाब हरियाणा अगेंस्ट एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस एंड फ्यूल राइज। तो जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में 3 ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में आए हैं और फ्यूल राइज हुआ है, जो कि आपको पता है फ्यूल का जो प्राइस है वो कई बार बढ़ा था कोविड-19 के दौरान। तो जुलाई मंथ में पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ने ट्रैक्टर प्रोटेस्ट किया था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 ऑर्डिनेंस आए हैं उसके नाम में जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2020। ये अभी ऑर्डिनेंस हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आए थे। अगर इनको पार्लियामेंट में ये पास हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, ये बिल बन जाएंगे, कानून बन जाएंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे जो फ्यूल का प्राइस राइज हुआ था और ये ऑर्डिनेंस आए थे, तो फार्मर्स का ये मानना है कि ये फार्मर्स के हित में नहीं है, ठीक है, उनसे इनका अहित हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ट्रैक्टर प्रोटेस्ट किया था जुलाई के मंथ में। इतना आपको पता रखना है। नेक्स्ट है डेयरी वेटरन श्यामल जी पटेल इलेक्टेड एज GCMMF चेयरमैन। तो यहाँ पे बात हो रही है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की, ठीक है, मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसके चेयरमैन बनाए गए श्यामल जी पटेल को, ठीक है। ये जो आपकी फेडरेशन है इसका जो ओवरऑल बोल सकते हो जो इसका रेवेन्यू है इस कंपनी का वो है 52,000 करोड़ का, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, जिसके श्यामल जी पटेल को चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च सीड बैंक स्कीम। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है भारत की, वो प्लान कर रही है कि भारत में सीड बैंक स्कीम लॉन्च की जाए। तो जान लेते हैं सीड बैंक स्कीम होती क्या। तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा सीड प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को। और यहाँ पर अभी प्लान कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इंडिया के 650 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में भारत के 650 डिस्ट्रिक्ट में इस प्लान को लॉन्च किया जाएगा। इसमें सबसे अच्छा जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है ये है कि 10th पास अगर कोई पर्सन है
तो उसको भी यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा इस सीड बैंक को रन करने के लिए। केवल उसको जो लोकल केसीसी हैं वहाँ पर उसको ट्रेनिंग लेनी होगी। आफ्टर ट्रेनिंग वो अपने इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को अप्लाई कर सकता है, या बोल सकते हो सीड बैंक को रन कर सकता है। उसको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस प्रोवाइड करा देगी अगर वो हाई स्कूल पास है और उसने केसीसी से 1 महीने की या फिर 45 दिन की ट्रेनिंग की है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इंडियाज़ आइज 40% वैल्यू एडिशन इन मिल्क बाई 2025। तो 2025 तक वैल्यू एडिशन को बढ़ाकर 40% करने की यहाँ पे भारत की जो प्लान है वो टारगेट सेट किया गया है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि प्रेजेंट में वैल्यू एडिशन कितना होता है और प्रेजेंट का जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में जो 54 मिलियन टन मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जिसको बढ़ा के 2025 तक 108 मिलियन टन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात क्या आती है, यहाँ पे एक बात आती है वो है कि वैल्यू एडिशन की बात करेंगे तो प्रेजेंट में कितना है। तो वैल्यू एडिशन की बात करेंगे तो प्रेजेंट में ओवरऑल मिल्क का जो वैल्यू एडिशन कर पाता है वो केवल और केवल 23% भारत कर पाता है, जिसको बढ़ा के कितना करना है, 40% करना है 2025 तक, जिसके लिए इंडिया ने कुछ प्लान बनाए हैं। तो देखते हैं ये प्लान अच्छे निकलते हैं या नहीं। लेकिन अभी तक आपको ये जानना है कि जो 23% वैल्यू एडिशन होता है मिल्क में भारत में, उसको 40% किया जाएगा 2025 तक, ये टारगेट सेट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नीड टू बी मार्केटेड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इन सच अ वे दैट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़रूरत है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में मार्केटिंग की। ठीक है, इससे होगा क्या कि प्रोड्यूस शुड बी मेड अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। तो क्वालिटी से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह पे प्रोवाइड कराना है। जिससे क्या होगा कि फार्मर्स का जो प्रॉफिट है वो एनहेंस होगा, जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने बोला है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़रूरत है उसकी मार्केटिंग करने की डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। आगे बात करेंगे कश्मीर सैफरन गेट्स जीआई टैग। तो जीआई टैग मिल गया है कश्मीर सैफरन को, जिसकी कई महीनों से चर्चाएं हो रही थी, कोशिशें जारी थी। फाइनली जुलाई मंथ में कश्मीर सैफरन को ये जीआई टैग जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। यहाँ पे बात करेंगे तो इसका इनिशिएटिव लिया था नेशनल मिशन ऑन सैफरन एनएमएस ने, और फाइनली जुलाई मंथ में जो केसर है, जो कश्मीर का केसर है, उसको यहाँ पे ये जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होल्ड मीटिंग विद वर्ल्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव टू ब्रिंग लार्ज बीहड़ एरिया ऑफ ग्वालियर चंबल रीजन अंडर एग्रीकल्चर। यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसके जरिए उनका उद्देश्य था कि जो ग्वालियर चंबल रीजन है, जहाँ पे बोल सकते हो रग लैंड है, ठीक है, मतलब है कि वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, ऐसी लैंड है, उस बीहड़ एरिया को कल्टीवेशन के अंदर लाने का प्लान है। वो यहाँ पे चर्चाएं हुई थी वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। अगर बात करेंगे तो ये मीटिंग हुई थी 25 जुलाई को। ठीक है, कितना, 25 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख हेक्टेयर एरिया है जो रग्ड है, ठीक है, जो बेकार है वो 3 लाख हेक्टेयर है। उस एरिया को कल्टीवेबल एरिया बनाना है, इसी के लिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किया गया है। जो ये एक बीहड़ एरिया है ग्वालियर चंबल रीजन का। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की गई है, जिसको एस्टेब्लिश किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किसके सपोर्ट से हुआ है, तो ये हुआ है नेशनल बी बोर्ड, जिसको NBB बोलते हैं, गुजरात में स्थित है। ठीक है, NBB, इसके सपोर्ट से NDDB ने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का अनावरण किया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अप्रूव नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो आने वाले 2 सालों के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक बी कीपिंग या बोल सकते हो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है हनी प्रोडक्शन को बढ़ाना, बी कीपिंग को और बढ़ावा देना। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे ए हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट एफोर्ट मेक टू कोलार जैकफ्रूट फार्म अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट हैं
वो एफर्ट कर रहे हैं कि जो कोलार जैक फ्रूट फार्म है, ठीक है, कोलार मतलब एक आपका कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट है कोलार, वहाँ का एक फार्म है जो कि जैक फ्रूट के लिए काफ़ी माना जाता है, वहाँ पर जैक फ्रूट की बहुत अच्छे से खेती होती है। तो उनका मतलब है कि उस फार्म को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाए, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं। तो जितने भी हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट हैं उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कोशिशें की और उनका उद्देश्य है कि इस प्लेस को, इस फार्म को टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया जाए। अगर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पर जो भी लोग जैक फ्रूट की कल्टीवेशन करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब फार्मर्स का फ़ायदा होगा तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भारत का फ़ायदा होगा। तो वो यही चाहते हैं कि इसमें ये जो फार्म है उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाए, इतना आपको पता रखना है। और जो कोलार है वो कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। आगे बात करेंगे, नाबार्ड सैंक्शन ₹2,485 करोड़ टू तमिलनाडु अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो नाबार्ड ने हाल ही में जुलाई के मंथ में तमिलनाडु को RIDF के अंडर 2,485 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। तो इसका उद्देश्य था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जो नाबार्ड बैंक है वो ऑल ओवर द इंडिया ये देखती है कि जो भी रूरल एरिया हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बोल सकते हो विकसित नहीं हुआ है, उसको डेवलप करने के लिए नाबार्ड बैंक अलग अलग बोल सकते हो राज्यों को पैसा सैंक्शन करती है। तो ये अभी जुलाई मंथ में तमिलनाडु को 2485 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे नाबार्ड के द्वारा। अब यहाँ पे नाबार्ड की बात आ रही है, इतना आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो हैं GR चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, ठीक है। आज का लास्ट करंट अफेयर, कर्नाटका कट्स APMC मार्केट फी टू 0.35% फ्रॉम 1%। तो कर्नाटका ने अभी जो APMC की जो मार्केट फ़ी थी वो 1% लेता था, उसको कम करके 0.35% कर दिया गया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो APMC के ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी परेशान थे, उनका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने 1% से घटा के उसको 0.35% कर दिया है, जो कि ट्रेडर्स को पे करना पड़ता है। जब वो फार्मर से किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसका 1% कर्नाटका गवर्नमेंट लेती थी, अब उनको केवल 0.35% ही पे करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके साथ साथ हमने अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक के करंट अफेयर कवर कर लिए। अगस्त का बहुत जल्दी आपको करंट अफेयर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे मंथ वाइज भी करंट अफेयर कवर हो रहे हैं और डेली का आप लोग देख रहे हो, जो कि आपको डीप में बताया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, और आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का, ठीक है, उसको भी आप फुलफिल करना, जो कि आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो इसका PDF आपको बहुत जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।